हेलो बच्चों, द कॉमर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं शिवम तिवारी आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीकॉम फर्स्ट ईयर का नया सिलेबस इंट्रोड्यूस हो गया है और सभी बच्चों को आज मैं यहां पर अपने बीकॉम फर्स्ट ईयर के नए सिलेबस डिस्कशन के बारे में बताना चाहता हूं। ठीक है, तो आइए हम लोग जानेंगे। आपको पता है कि जैसे हमारा 3 ईयर डिग्री कोर्स है कि नहीं। अब ध्यान रखो, 1-2 साल पहले आपका सिलेबस पहले भी अमेंड हुआ था फिर से, क्योंकि इस बार हमारा जो रिजल्ट रहा बीकॉम फर्स्ट ईयर में उसमें होल्डिंग, अमलगमेशन, लिक्विडेशन जो पहले का टॉपिक रहा है, हम लोग के समय में ये बीकॉम थर्ड ईयर का पार्ट था, तो इसको इस बार बीकॉम फर्स्ट ईयर से बिल्कुल हटा दिया गया है। ठीक है, और एक नया सिलेबस जो पहले से थोड़ा इजिएस्ट फॉर्मेट में है उसको इंट्रोड्यूस किया गया। इजिएस्ट नहीं कहा जा सकता है, बट पहले से उसको इजी आप कह सकते हो। ठीक है, तो आइए आज हम लोग जानेंगे बीकॉम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अभी फिलहाल मैं यहां पर डिस्कशन करूंगा केवल पार्ट 1 का पहला पोर्शन। ठीक है, तो देखिए, आपको पता है बीकॉम पार्ट 1 में देखेंगे यहां पर ग्रुप 1, ग्रुप बी और ग्रुप सी है, और हर पेपर में आपके 2 सब्जेक्ट है। ठीक है, जैसे 101 में आपका फाइनेंशियल अकाउंट है, हम लोग के समय में एडवांस अकाउंट था, फिर फाइनेंशियल अकाउंट था, फिर बिजनेस लॉ है ना, फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस कम्युनिकेशन, फिर मनी बैंकिंग एंड फॉरेन एक्सचेंज एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। ठीक है ना, देखेंगे अकाउंटिंग एंड बिजनेस लॉ को एक ग्रुप में रखा गया है ना, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड कम्युनिकेशन को दूसरे ग्रुप में रखा गया है, एंड मनी बैंकिंग, फॉरेन एक्सचेंज और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट को इसको सी ग्रुप में रखा गया है। ठीक है, तो आइए हम लोग ग्रुप 1 में कोड 101 में फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे यहां पर ध्यान देंगे। ठीक है, आओ देखोगे पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, यहां पर अगर आप ध्यान दें तो पैटर्न में कोई चीज नहीं है, पैटर्न में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। देखोगे जैसे द क्वेश्चन पेपर सेल कंपेराइज ऑफ 2 सेक्शंस। ठीक है, ए एंड बी, सबको पता है पेपर के 2 पार्ट है, सेक्शन 1, सेक्शन बी। सेक्शन ए सेल हैव अ कंपलसरी क्वेश्चन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, है ना। सेक्शन ए के 2 क्वेश्चन पार्ट 1 में डिवाइड किए गए, पार्ट 1 के 2 पार्ट। ठीक है, ए एंड बी, जिसमें 10 मार्क्स का ईच है, विच एटलीस्ट 1 न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जिसमें से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन। और सेक्शन बी सेल ऑफर अ चॉइस ऑफ अटेम्प्टिंग एनी 4 आउट ऑफ 6 क्वेश्चन, है ना। सेक्शन बी में आपके कोई 6 क्वेश्चन दिए गए जिसमें से आपको कोई 4 करने हैं, जिनमें आपको 20 मार्क्स ईच मिलेंगे। ठीक है, 4 क्वेश्चन आउट ऑफ 6 क्वेश्चन सेल बी ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जो किससे रिलेटेड होंगे, आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखो पहला जो चेंज आया आपका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, अकाउंटिंग एज इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगर आप ध्यान दो तो आईटी की बात इसमें कुछ की गई है। ठीक है, अकाउंटिंग एज इंफॉर्मेशन सिस्टम, द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, आपको पता है जैसे इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स हैं, एंड देयर नीड्स, और उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, फिर आप बात करोगे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स की यहां पर ही बात कर रहा है। फिर अकाउंटिंग फंक्शन, एडवांटेज, आप जैसे एज क्लास 11 में पढ़ रहे थे, एंड लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। फिर ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में आपको पता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, है ना, और एचआर अकाउंटिंग। ठीक, फिर बेस ऑफ अकाउंटिंग में कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस, ये सब आप ध्यान रखेंगे। फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रिंसिपल में जैसे आपको मीनिंग, उसकी नीड, गैप की बात कर रहा है, ये जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो आप क्लास 11 में पढ़ते थे थोड़ा थोड़ा। ठीक है, फिर यहां पर ध्यान रखोगे इंटिटी, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, इन कॉन्सेप्ट्स की बात भी किया है यहां पर, है ना। कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन, प्रिंसिपल, इन सभी से रिलेटेड आपका यूनिट 2 में वो बात कर रहा है। फिर देखोगे जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां पर उसने एडॉप्ट किया है, जिसका नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, आपको पता है ये एकदम न्यू और लेटेस्ट टॉपिक है। इसके कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बेनिफिट क्या है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, इसमें ध्यान रखोगे इंड एएस नया इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, तो आपको इंड एएस के बारे में बहुत प्रॉपर स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, ये आपका एक बहुत ब्रीफ स्टडी रहेगा। फिर एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एएस एंड इंड एएस की बात कर रहा है ऑन वेरियस एंटिटी इन इंडिया में, कहां कहां पर इंडिया में एएस और इंड एएस को अप्लीकेबल किया गया है।
फिर इंटरनेशनल फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IFRS की भी बात कर रहा है, इसकी मीनिंग नीड एंड स्कोप। ठीक है, अब जो थ्योरेटिकल पैटर्न था आपका इस बार बिल्कुल चेंज हो गया है ना, यहां पर आपको नए पैटर्न पर बिल्कुल बात किया गया। ठीक है, तो बहुत हद तक पूरा ये आपका थ्योरेटिकल जो व्यू है उसको पूरा चेंज कर दिया गया है। फिर देखेंगे आप बिजनेस इनकम अकाउंटिंग फॉर पीपीई एंड इन्वेंट्री वैल्यूएशन। पहले आपको केवल एक ही दो एएस पढ़ने पड़ते थे, यहां पर देखिए एएस को भी उसने बढ़ा दिया है। पीपीई का मतलब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, यहां पर AS10 की बात कर रहे हैं, इन्वेंट्री वैल्यूएशन ये AS2 की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे बिजनेस इनकम, कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू एंड बिजनेस इनकम, मेजरमेंट ऑफ बिजनेस इनकम, फिर रिलेवेंस ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, यहां पर देखेंगे ये टॉपिक आपके लिए बिल्कुल नया, कंटिन्यूटी, डॉक्ट्रिन एंड मैचिंग कॉन्सेप्ट इन दी मेजरमेंट ऑफ बिजनेस इनकम, फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ मेजरमेंट ऑफ बिजनेस इनकम। ये सब क्या है आपके लिए एकदम नया लेटेस्ट टॉपिक है। ठीक है, तो ये क्या था आपका बिजनेस इनकम था। फिर यहां पर देखें रेवेन्यू रिकॉग्निशन। ठीक है, तो ये एएस की बात कर रहा है, आपका AS12 की बात कर रहा है। यहां पर बोलता है रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपेंस एंड इनकम विद द रेफरेंस टू AS9। AS9 की बात कर रहा है रेवेन्यू रिकॉग्निशन में। ठीक है, कि आप कैसे पहचानोगे कि इनकम रिसीव हो गई है या एक्सपेंस खर्च हो गए हैं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर अकाउंटिंग फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट AS10 की बात कर रहा है विथ रेफरेंस टू AS10। AS10 आपको पता है खत्म हो गया, इसका नाम चेंज कर दिया गया है। फिर इंपैक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन मेजरमेंट ऑफ बिजनेस इनकम, फिर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की भी देखो यहां पर बात किया है, जो किससे रिलेटेड है, AS2 की। ठीक है, तो ध्यान रखोगे इसमें लीफो फीफो मेथड भी है, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की बात रहेगी। ठीक है, तो इसमें कोर्स को आपके बढ़ा दिया उसने। ठीक है, फिर एक चीज ध्यान रखेंगे, जो न्यूमेरिकल का बेस है हमारा रॉयल्टी अकाउंट, पहले के जैसे पूरा है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहां से पूछेगा। ठीक है, इसमें बेसिक टर्म रॉयल्टी का, डेड रेंट का, शॉर्ट वर्किंग का, इंटरेस्ट रिलेटेड, लेसी लैंडलॉर्ड की सारी बातें हैं। फिर यहां पर फोर्थ देखोगे अकाउंटिंग फॉर इंस्टॉलमेंट रिलेटिंग में दो चैप्टर आपके हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट पेमेंट दोनों को रखा गया है। ठीक है, फिर अकाउंटिंग फॉर ब्रांच। ठीक है, ब्रांच को उसी तरह यहां पर बनाया गया है। एक चीज आप देखोगे यहां पर एक नया चैप्टर इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम क्या, NPO, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये आपका एक पूरा ब्रीफ चैप्टर का और आपके नए सिलेबस का पूरा एक खाका है। ठीक है, तो आप इसको एक बार रीड करेंगे और देखेंगे। एक चीज और देखोगे इसमें, जब आप हायर परचेज की बात करोगे तो अब आप देखें रॉयल्टी, हायर परचेज, इंस्टॉलमेंट, अकाउंटिंग फॉर ब्रांच और NPO। ठीक है, तो यहां से लगातार रिसीट एंड पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर, पहले क्या था ये, पहले एक समय ये क्लास 11 12 का पार्ट होता था, एससी बोर्ड में इसको 11 में पढ़ते थे। ठीक है, अब इसको उठा के यहां पर कर दिया गया है। ठीक है, क्योंकि वहां से कट कर दिया, बीकॉम में इसको अडॉप्ट कर दिया। ठीक है, ब्रांच में आपके यहां पर भी आपको एएस पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेट यहां पर रहेगी, तो यहां पर देखो ब्रांच अकाउंट के मेथड रहेंगे, है ना, सेल ऑफ गुड सप्लाई टू कॉस्ट प्राइस और कैश प्राइस। ठीक है, ये सारी बात यहां पर रहेगी। ब्रांच का हेड ऑफिस कैसे सप्लाई करता है, मार्केट प्राइस पर, कैसे सेल प्राइस पर, और इंडिपेंडेंट ब्रांच के जो अकाउंटिंग है इन सभी की यहां पर वो बात किया है। ठीक है, एनपीओ में आप रिसीव पेमेंट अकाउंट, बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट, इनकम एक्सपेंडिचर, इन सभी की बात यहां पर करोगे। ठीक है, तो रेफरेंस बुक में आप देखोगे 5-6 ऑथर आपके दिए गए हैं, है ना, तो आप देखोगे जगदीश प्रकाश की अगर आप 100 किताब ले सकते हो, है ना, बट अगर आप सबसे अच्छी किताब लेंगे तो यहां पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा या तो आप जेपी ले लेंगे। ठीक है, अगर आप जेपी ना ले तो ध्यान रखोगे आप डॉक्टर SM शुक्ला को प्रीफर करेंगे। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे बुक आप ऐसी लेंगे जो कम से कम नेशनल लेवल की होगी हमारी। अगर आप देखो, कहना तो नहीं चाहिए ये सब किताबें हैं हमारी, ये सब देख रहे हैं आप लोग, बट अगर आप इस बार पेपर दिए हैं तो रॉयल्टी का जो पिछला क्वेश्चन रहा है, आपने आप क्वेश्चन का आंसर तो बता दिया है, बट ना उसका कोई वर्किंग नोट दिया ना कुछ दिया। अगर आप 4 महीने का भी डिले कर रहे हो तो सेम प्रोविजन कर रहे हो, 5 का भी डिले कर रहे हो तो करो, भाई बच्चा समझेगा कहां से। ठीक है, तो हमको ध्यान रखना है आप बुक पर नकेल कसेंगे हमेशा पहले। ठीक है ना, आप बुक वही लेंगे जो सुटेबल होगी और जो जिसका जो लेवल है कम से कम नेशनल होगा। लोकल लेवल की जो बुकें हैं बहुत ज्यादा उसमें गंदगी मची हुई है, बहुत ज्यादा गलती है, उसको हम आपको प्रीफर नहीं करेंगे। ठीक है,
तो ध्यान रखिएगा, जेपी को मैं सजेस्ट करना चाहूंगा, यहाँ पर एस एम शुक्ला करना चाहूंगा। और जैन एंड नारंग आपका पुराना है ना, अच्छा किताब है, अगर आपको लेना हो ले लो, अदरवाइज और मैं किसी को यहाँ पर सजेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। बाकी आपके यहाँ आप जहां पढ़ते हो, आपका कॉलेज या एयू जो आपको सजेस्ट करता है, आप उसके लिए फ्री है, ठीक है। तो हमारी तरफ से बीकॉम फर्स्ट ईयर में अकाउंटिंग का नया सिलेबस रहा है, इसलिए इसका डिस्कशन हमको करना बहुत जरूरी था, ठीक है ना, और जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम लोग मिलेंगे अपने अगले सिलेबस डिस्कशन पर, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को टाटा